आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के रसायन विज्ञान पेपर हल के बारे में बताएंगे। 2025 में जो रसायन विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 347 के ए के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में प्रश्न नंबर 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 जो है, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा क्लोरोफॉर्म का उपयोग लिखिए। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग लिख लेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग। अब इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पहला उपयोग यहाँ पे लिखेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग। तो पहला उपयोग है शुष्क धुलाई में। क्या करेंगे, यहाँ पर शुष्क धुलाई में इनका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पहला लिख लेंगे, शुष्क धुलाई में उपयोग होता है। शुष्क धुलाई में विलायक के रूप में प्रयोग होता है। विलायक के रूप में पहला उपयोग हो गया। और दूसरा उपयोग है अग्निशामक यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्र में। अग्निशामक यंत्रों में उपयोग होता है। और तीसरा जो उपयोग होता है कीटनाशक दवा के रूप में। तीसरा लिख लेंगे यहाँ पर, कीटनाशक दवा के रूप में। तो यह 3 उपयोग है, शुष्क धुलाई में, विलायक के रूप में, अग्निशामक यंत्रों में, कीटनाशक दवा के रूप में। तो यह कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग था। अब यहाँ पर हेडिंग लिख लेंगे, क्लोरोफॉर्म का उपयोग। यहाँ लिखेंगे क्लोरोफॉर्म का उपयोग। क्लोरोफॉर्म का उपयोग। अब क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ किया जाता है, अब इनका उपयोग के बारे में समझेंगे। अब क्लोरोफॉर्म का उपयोग, तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, पहला उपयोग क्या है। अब यहाँ पर पहला उपयोग लिखेंगे, पहला उपयोग कहाँ करते हैं क्लोरोफॉर्म का। तो पहला जो होता है बेहोशी करने में, मतलब निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। निश्चेतक के रूप में इनका प्रयोग होता है, निश्चेतक रूप में। दूसरा जो उपयोग होता है वह जीवाणुओं के रूप में होता है, जीवाणुनाशक के रूप में। जीवाणुनाशक के रूप में। और तीसरा उपयोग करेंगे क्लोरोफॉर्म का। तीसरा उपयोग होगा, यहाँ पर लिखेंगे औषधि बनाने में। औषध मतलब ये दवा बनाने में भी प्रयोग करते हैं। औषधि बनाने में इसका प्रयोग होता है, औषधि बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। और चौथा उपयोग लिख लेंगे, जो क्लोरोपिक्रीन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्लोरोपिक्रीन
क्लोरोपिक्रीन तथा क्लोरोटोन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। क्लोरोटोन बनाने में इसका प्रयोग होता है, बनाने में क्लोरोफार्म का उपयोग होता है। और पांचवा उपयोग लिख लेंगे कि रेजिन, रबड़, वसा, मोम, ब्रोमीन, आयोडीन के विलायक के रूप में। तो यहाँ पर क्लोरोफार्म का 5 उपयोग बताया गया। तो पांचों उपयोग जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसे अपने कॉपी में चाहे नोट भी कर लीजिए, इसको 2 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। अब अगला सीखेंगे, अगला प्रश्न। तो अगला जो प्रश्न है, प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक होता है, समझाइए। तो प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक होता है, क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो प्रोपेनॉल का जो क्वथनांक होता है वो ब्यूटेन से तो अधिक होता है, क्योंकि प्रोपेनॉल जो होते हैं अपने ही अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जबकि ब्यूटेन जो होते हैं अपने ही अणु के साथ हाइड्रोजन बंध जो है नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसका उत्तर क्या होगा। लिखेंगे यहाँ पर प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक होता है, क्योंकि प्रोपेनॉल अपने ही अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अब यहाँ लिखेंगे प्रोपेनॉल का जो क्वथनांक है वो ब्यूटेन से अधिक होता है, क्योंकि प्रोपेनॉल अपने ही अणु के साथ हाइड्रोजन बंध जो है बना लेता है, जबकि ब्यूटेन अपने ही अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। कितना आसान है। प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक होगा, क्यों होगा, क्योंकि प्रोपेनॉल अपने ही अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जबकि ब्यूटेन अपने ही अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, कैनिजारो अपक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। मतलब कैनिजारो अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उसका रिएक्शन आपको लिखने को कहा गया है। तो कैनिजारो अपक्रिया की जो परिभाषा होता है, जब फार्मल्डिहाइड की जो क्रिया होता है वह सोडियम हाइड्राइड से कराई जाती है तो सोडियम फार्मेट और मेथिल एल्कोहल बनता है। इसी अपक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। तो अब यहाँ पर इसका उत्तर लिख लेंगे कैनिजारो अपक्रिया का, कि जब फार्मल्डिहाइड की क्रिया जब फार्मल्डिहाइड की क्रिया जब फार्मल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्राक्साइड से कराई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है। जब फार्मल्डिहाइड की क्रिया किससे कराई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, तो सोडियम फार्मेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम फार्मेट तथा मेथिल एल्कोहल बनता है। मेथिल एल्कोहल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। जब फार्मल्डिहाइड की जो क्रिया है वो किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब कराया जाता है तो सोडियम फार्मेट और मेथिल एल्कोहल बनता है। इसी अपक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। HCHO यह फार्मल्डिहाइड है और यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब इससे क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा HCOONA। इसका नाम है सोडियम फार्मेट और इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल CH3OH हो जाएगा। अब यहाँ पर संतुलित करने के लिए यहाँ कार्बन देखेंगे 2 गो है और यहाँ कार्बन 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा लेंगे तो अब क्रिया क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। यहाँ 2 लगा करके संतुलित कर लीजिए। अब क्रिया क्या है, संतुलित है। तो इसी रासायनिक समीकरण को बारे में प्रश्न में पूछा गया था कि अब रासायनिक समीकरण दीजिए किस अपक्रिया के लिए, कैनिजारो अपक्रिया के लिए। तो कैनिजारो अपक्रिया किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा कि जब फार्मल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम फार्मेट और मेथिल एल्कोहल बनता है। इसी अपक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहा जाता है। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। तो न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा बताना है और इनका जो है 2 कार्य के बारे में, महत्वपूर्ण 2 कार्य के बारे में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ हेडिंग नोट करेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल। अब यहाँ न्यूक्लिक जो है अम्ल है, अब इसे किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं और इसके बाद इसका महत्वपूर्ण जो है कार्य भी समझ लेंगे कि महत्वपूर्ण इसका काम क्या है। न्यूक्लिक अम्ल का जो है पहले परिभाषा समझेंगे और उसका क्या समझेंगे, कार्य क्या है। तो लिखेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, C है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है।
आयुक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो नीचे लिखेंगे कि यह, या ए लिखेंगे, ए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हो जाएगा फास्फोरस युक्त, फास्फोरस युक्त, यहाँ लिखेंगे युक्त जटिल जो है फास्फोरस युक्त जो है जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, यौगिक होते हैं, होते हैं। तो यह जो क्या क्या होते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। जटिल जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं और जो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो लिखेंगे जो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। इसे इन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कहाँ होते हैं, कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इनके महत्वपूर्ण कार्य लिखेंगे। अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, महत्वपूर्ण कार्य क्या है। महत्वपूर्ण कार्य, न्यूक्लिक अम्ल का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो पहला कार्य लिख लेंगे यहाँ पर, पहला कार्य क्या है। तो पहला जो होता है यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। पहला कार्य क्या करता है, लिखेंगे कि यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, पहला काम हो गया। अब इसका दूसरा कार्य क्या है, यह आनुवंशिकी जानकारी का भंडारण तथा स्थानांतरण करता है। दूसरा लिख लेंगे कि यह आनुवंशिकी जानकारी का, यह आनुवंशिकी जानकारी आनुवंशिकी जानकारी का भंडारण तथा स्थानांतरण करता है, नानांतरण करता है। तो ये दो कार्य जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। पहला यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है और दूसरा जो है आनुवंशिकी जानकारी का वो भंडारण तथा स्थानांतरण करता है। तो ये दो महत्वपूर्ण कार्य भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या है। तो अगला जो प्रश्न है, एक सेल जिसमें निम्नलिखित अपक्रिया होती हैं। अब यहाँ पर जिंक है, कॉपर को मिलाकर के क्रिया हुआ, यहाँ पर जिंक और ये कॉपर का जो है एनोड कैथोड के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर इसका 298 केल्विन ताप पर मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है,
सेल अपक्रिया का मानक गिब्स ऊर्जा एवं साम स्थिरांक की गणना कीजिए। तो इस प्रश्न को जो है हल करना है। तो इस प्रश्न को हल अगले भाग के वीडियो में किया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी यदि इस वीडियो का हल देखना चाहते हैं, मतलब इसका हल, मतलब इस प्रश्न का सभी प्रश्नों का हल देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कर लीजिए। वहां पर इस वीडियो का जो है लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में प्रश्न नंबर 3 के सभी प्रश्नों को हल करके बताया गया। तो अगले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 4 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।